कंक्लूड कर सकते हैं? अच्छा, मैं कंक्लूड करूँगी। भिक्खुनी संघ में जो उस समय भिक्खुनियाँ बनी थी उनके बारे में थोड़ी सी बात करके मैं कंक्लूड करूँगी कि उस समय में ऐसी ऐसी स्त्रियाँ भिक्खुनी बनी जिन्होंने अपना एक आदर्श स्थापित किया। थेरी गाथा सभी ने पढ़ी होगी। थेरी गाथा में अनेक थेरियों के विचार आए हैं और उसमें न केवल उनके विचार बल्कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां भी हमें पता चलती है कि किस तरह से महिला का दुय्यम स्थान था और उन्हें घर से कोई आज़ादी नहीं थी, सन्यासी बनने का तो अधिकार था ही नहीं और उनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार परिवार में नहीं होता था, ऐसा भी है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्त्रियां भिक्खुनी बनी जो बहुत धनी घराने की थी, राजघराने की थी, व्यापारियों की कन्याएं थी, ब्राह्मण की कन्याएं थी। उनके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें ज्ञान लेने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो भिक्खुनियाँ बनी थी। तो एक विशेषता हम देखते हैं बुद्धिज़्म में, जैसे अन्य धर्म में हमें दिखाई नहीं देता है। अन्य धर्म में जैसे स्त्रियों को मौलवी बनने का अधिकार नहीं है, या ईसाई में भले ही नन बन जाते हैं लेकिन उनकी ये शर्त होती है कि वो विवाहित नहीं होना चाहिए, उसका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये विशेषता हमें दिखाई देती है बुद्ध धर्म में स्त्रियों के मामले में कि कौमार्य अनिवार्य नहीं था। लड़की का भिक्खुनी बनने के लिए कुंवारा होना ये अनिवार्य शर्त नहीं थी। वो विवाहित भी हो सकती थी, वो अविवाहित भी हो सकती थी, वो विधवा भी हो सकती थी, यहाँ तक कि वेश्या भी थी। वो भी धम्म में आकर एक आदर्श भिक्खुनी बनी, क्योंकि जो मनुष्य है उसमें कई तरह की बुराइयां होती है, अच्छाइयां होती है, वैसी बुराइयां होती है। लेकिन कहीं न कहीं जब इंसान को सही रास्ता मिल जाता है तो वो अपने आप में परिवर्तन करता है, उसके विचारों में परिवर्तन होता है। तो वो जो कल थी वो आज नहीं रहती है, लेकिन उसे सही दिशा, सही मार्ग जब मिल जाता है तो वो बहुत कुछ करके दिखाती है। तो ऐसे यहाँ पर अनेक वर्ग की महिलाओं ने संघ में प्रवेश किया था। फिर वो अमीर हो, गरीब हो, दासी हो, वो सुखी हो या दुखी हो, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति की स्त्री ने भिक्खुनी संघ में उस समय प्रवेश किया था। और ये उस समय का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था जो बुद्ध ने किया। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है वो हायरार्की में है ना, ऊपर से नीचे के उतरते क्रम में है। वैसे ही उसी के अनुसार उनकी जो स्त्रियां हैं वो भी ऊपर से नीचे उतरते क्रम में हमें दिखाई देती है, स्त्रियों का मान सम्मान भी। तो बुद्धिज्म ये करता है कि उतरते क्रम में भिक्खुनी संघ में आने के बाद में वो क्रम खत्म हो जाता है, हायरार्की खत्म हो जाती है और वे सारी स्त्रियां एक समान स्तर पर आ जाती है। फिर वो महाप्रजापति गौतमी हो या पुन्ना दासी हो, यशोधरा हो या प्रकृति हो, प्रज्ञावती खेमा हो या कुंडलकेसा हो या किसा गौतमी हो, सारी स्त्रियां जो समाज के अलग अलग तबके से आती है, उन सारी स्त्रियों को उन्होंने एक समान स्तर पर खड़ा कर दिया। ये उस समय का एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव बुद्ध ने किया, जो इसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। तो धम्म प्रचार का अधिकार दिया। बुद्ध ने भिक्खुओं को कहा, भिक्खुओं, इन्हें भिक्खुनियों को उपसंपादित करो, जो आज नहीं किया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन बहुत सारे विरोधों के बावजूद भी आज भी हर देश में भिक्खुनियाँ बन रही है, स्त्रियाँ पढ़ाई कर रही है, वो शिक्षित होने के कारण सच तक पहुँच रही है, वो सत्य का साक्षात्कार कर रही है। सच जानने के बाद में वो रुक नहीं रही है, बल्कि उन्हें पता चल गया है कि बुद्ध ने स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं किया है और वो बड़े स्वाभिमान के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में भिक्खुनी संघ में प्रवेश कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, उपदेश कर रही है। तो ये जो धम्म प्रचार का जो महत्वपूर्ण अधिकार है, बुद्ध ने भिक्खुओं के बराबर में भिक्खुनियों को भी दिया है। कुछ लोगों के क्या कहेंगे, सीने पर सांप लौटते हैं, जो पुरानी परंपराओं के आदी रहे हैं, जो
स्त्री को शिक्षिका के रूप में नहीं झेल पाते हैं, नहीं देख पाते, क्योंकि गुरु का दर्जा हमारे देश में सबसे ऊपर माना गया है और स्त्री भिक्खुनी बनकर गुरु के दर्जे को प्राप्त कर रही है। इसलिए कुछ लोगों का बहुत विरोध है और हम देखते हैं कि इसे ऐसा विरोध डायरेक्टली नहीं कर पाने के कारण, क्योंकि अब हम जवाब देने लायक हो गए हैं, इसलिए तरह तरह से भिक्खुनियों का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमें आज के युग में दिखाई दे रहा है। वो इस तरह से कि भिक्खुनियों के लिए भारत में प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए जा रहे हैं, भिक्खुनियों को विहारों में रहने की सुविधा नहीं है, भिक्खुनियों के लिए विहारों में टॉयलेट की सुविधाएं नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल वर्षावास में रुके, बाकी समय ना रुके। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, इस वजह से ये हो रहा है कि जो आज के ज़माने की लड़कियां बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्खुनी बनना चाहती है, वो असुरक्षित महसूस करती है, डरती है कि यदि हम भिक्खुनी बन जाएंगे और हमारे रहने खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसा करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि तुमने चीवर लिया है तो तुम कहीं भी भटकते रहो, चारिका करते हुए रहो, क्योंकि बुद्ध ने बोला है कि घूमते रहो। लेकिन ये केवल तरुण अवस्था में हो सकता है, बुढ़ापे में नहीं हो सकता है। इसीलिए तो बुद्ध के समय में कई बड़े बड़े दानी लोगों ने भिक्खुनियों के लिए विहार बनवाए, संघाराम बनवाए, प्रशिक्षण केंद्र बनवाए, विद्यापीठ बनवाए हैं। इसकी कमी हमें आज भी दिखाई दे रही है। इसका कारण ये है कि आज भी स्त्रियों को गुरु का दर्जा देने में हिचक लोगों में है, समाज में हिचक है। और बहुत सारे लोग लड़कियों को इसलिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि अभी भी उन पर पुरानी परंपरा है कि लड़कियों का विवाह होना ही चाहिए। यदि हम ये समझा भी देते हैं कि विवाह जरूरी नहीं है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया है लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं बोलूँगी अभी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा है कि बुद्ध ने मेरी स्त्रियों को छीना। एक बहुत बड़ी किताब लिखी है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कि बुद्ध ने मेरी स्त्रियों को छीनकर उनकी सामाजिक मौत कर दी है। तो भिक्खुनियों की सामाजिक मौत नहीं हो रही है, बल्कि उसके परिवार का दायरा बढ़ रहा है और वो एक सामाजिक प्राणी हो रही है। परिवार में तो उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, लेकिन समाज में उसका सामाजिक जीवन होता है। उसकी बड़ी भूमिका है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है और वह उसको करने के लिए अपने आप को योग्य और सक्षम बना रही है। तो समाज का दायित्व बनता है कि उसे सुरक्षा दी जाए, उसके रहने की, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जैसे अन्य देशों में है। भारत को छोड़ दो तो महायानी देशों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारे विहार मंदिर हो गए हैं, पूजा के केंद्र हो गए हैं, उन्हें शिक्षा के केंद्रों में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी विद्वान जनों से, बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप इस प्रश्न की ओर ध्यान देंगे और इस दिशा में अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर करेंगे। और बुद्धिज़्म में जो स्त्रियों को स्थान मिला है उसे एक गरिमा तक पहुँचाने का एक कर्तव्य अपना निभाएंगे, क्योंकि ये बहुत गरिमापूर्ण जीवन है और इसे बनाए रखना भी हमारे ही हाथ में है। और हमारे समाज की उन्नति के लिए ये बहुत ज़रूरी है एक माँ का भिक्खुनी बनना। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद मानते इतने बढ़िया फिलोसॉफिकल लेक्चर के लिए। और बहुत बहुत साधुवाद सभी जो भी एकेडमिशियन उपासक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका इतनी धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। हमारे साथ जेएनयू से इकोनॉमी के प्रोफेसर आदरणीय मणिकेतन सर जुड़े हुए हैं, तरंग भैया जुड़े हुए हैं, तमाम एकेडमिशियंस हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो क्वेरीज हैं, हालांकि टाइम हमने काफी लेक्चर को सुनने में लिया है, क्वेश्चन शायद आज कम होंगे, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन होते हैं वुड बी बेटर, है ना। जो क्वेरीज हैं वो हैंड रेज करके अपना अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी जी जो हाँ जो और मेरा पहला सवाल ये है कि आप चित्त के बारे में बताइए। जी मुझे जानकारी ये चाहिए कि ये चित्त क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। और दूसरा सवाल ये है कि आप बताइए कि
बुद्धिज्म की फिलॉसफी में, बुद्धिज्म की विचारधारा में भिक्षुणी बन करके हम गुरु का दर्जा प्राप्त करते हैं महिलाओं के लिए, तो केवल भिक्षुणी बन जाना ही गुरु का सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? ये 2 सवाल है मेरे। जी, दो सवाल है। चित्त की बात तो वो बड़ा विषय है जिसके लिए अलग से क्लास होनी चाहिए फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये रूपखंड की बात आ रही है, नाम रूप की बात आ रही है। हमारा शरीर भौतिक और अभौतिक 2 तरह का है। जो हम रूप कहते हैं वो 4 महाभूतों से, 4 तत्वों से बना हुआ होता है, और ये जब सही मात्रा में इकट्ठा आते हैं चारों तत्व, तब ये रूप तैयार होता है। और जब ये सही मात्रा में आते हैं तो इसमें चित्त तैयार होता है। चित्त यानी चेतना, विज्ञान। ये अभौतिक होता है, जो ये सोचने समझने का काम करता है। इसको हम बहुत डिटेल में समझने के लिए अलग से क्लास रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो भिक्खुनी बनना गुरु होने का सर्टिफिकेट है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है ये। आजकल जो भिक्खुनी हो रहे हैं उनको देखते हुए आपका सवाल एकदम सटीक है। केवल भिक्खुनी होना ये सर्टिफिकेट नहीं है गुरु होने का। हालांकि भिक्खुनी का मतलब गुरु होना ही होता है बुद्ध के काल से, लेकिन इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। डायरेक्टली कोई भिक्खुनी नहीं बन सकता। सबसे पहले उसे विद्यार्थी बनना होता है, जिसे हम सामनेर या सामनेरी कहते हैं। ये पहली पबज्जा होती है। पबज्जा का मतलब होता है आगे बढ़ना। ये पाली शब्द है। पबज्जा यानी आगे बढ़ना, यानी विद्यार्थी बनना। गुरु के पास में रहकर 10 से 12 साल तक शिक्षा लेने का प्रावधान था उस समय, बुद्धा के समय में। और उसकी पूरी शिक्षा, धम्म और विनय की पूरी शिक्षा होने के बाद में जो वरिष्ठ भिक्खु और भिक्खुनियाँ होते थे, उनका एक पैनल बैठता था। वो पैनल के आगे जो गुरु आचार्य होता था, वो अपने शिष्य की सिफारिश करता था कि मेरा शिष्य धम्म और विनय में शिक्षित हो गया है, पारंगत हो गया है, अब ये उपसंपदा लेने के लायक है, कृपया आप इसे उपसंपादित करें। ऐसी वो पैनल से याचना करता है। तब जाके वो पैनल जो होता है वरिष्ठ भिक्खु भिक्खुनियों का, वो उनका इंटरव्यू लेता है। और उस इंटरव्यू में ये जांचा जाता है कि वाकई में वह धम्म और विनय को सही तरीके से सीखा है या नहीं, वो उसकी सही व्याख्याएं कर रहा है या नहीं, उसका आचरण बराबर कर रहा है या नहीं, वह उसका सही से प्रचार प्रसार कर सकता है या नहीं। वो उसमें पास हो जाता है, तभी उसकी उपसंपदा होती है। जैसे आज के यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। यदि आपने किसी विषय में एमए किया तो आपको क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू देना पड़ता है, वाइवा देना पड़ता है, थीसिस लिखना पड़ता है, और उसके बाद में ये सारे टेस्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी के तहत एक दीक्षांत समारोह किया जाता है। एमए में भी होता है, पीएचडी में भी होता है, एमफिल में भी होता है, या जो एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, कई तरह के कोर्सेस हैं विषय से संबंधित। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में उनका दीक्षांत समारोह रखा जाता है, और वहाँ ये डिक्लेयर किया जाता है कि यह अब मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया है, ये मास्टर ऑफ फिलॉसफी हो गया है, ये पीएचडी धारक हो गया है। तो मास्टर के मतलब से क्या है? मास्टर हो गया है मतलब गुरु हो गया है। इंग्लिश वर्ड है मास्टर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं, है ना। तो यह जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बुद्धा का एजुकेशन सिस्टम 2600 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जिसमें कि 12 साल की शिक्षा लेनी होती है गुरु के पास में रहकर। राहुल को 7 साल की उम्र में बुद्धा ने सामनेर बनाया था, और 7 साल की उम्र से तो 12 साल उसने शिक्षा ग्रहण की सारी पुत्र को गुरु मानकर, और उसके बाद में उसकी उपसंपदा हुई थी। ये एजुकेशन सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं आधुनिक युग में, ये बुद्धा का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है। वैसे ही जो
हम दूसरे धर्म में देखते हैं, उसमें भी इस तरह की एजुकेशन सिस्टम है। मुस्लिमों में भी है जो बचपन से मदरसा में पढ़ते हैं, ईसाइयों में भी है और ब्राह्मण धर्म में भी है। वहाँ पर उपनयन संस्कार होता है, सबके अलग अलग सिस्टम है। तो ये जो उपसंपदा विधि होती है, ये डिग्री देने की उपसंपदा विधि होती है और बाकायदा उन्हें ठोक बजा कर देखा जाता है कि ये वाकई में गुरु बनने के लायक है या नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग एक दिन में चीवर ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनको सामनेर और भिक्खु भिक्खुनी इसमें भी फ़र्क मालूम नहीं है। एक ही दिन में चीवर पहनकर अपने आप को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि भिक्खुनी हुए हैं, वो गुरु के पास में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए यहाँ पर उपासक उपासिकाओं का रोल आ जाता है कि उन्होंने कोई भी अपने आप को जब भिक्खु भिक्खुनी कहता है तो जांचना चाहिए कि क्या वह सच में गुरु होने के लायक है, उसकी योग्यता क्षमता है, एलिजिबल है उसके लिए। अगर है तो उसे बढ़ावा दो और नहीं है तो उसे बढ़ावा मत दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, धर्मों को नहीं समझ रहा, विनय का पालन नहीं कर रहा है और भिक्खु भिक्खुनी बन के घूम रहा है, तो इससे समाज में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए सभी अनुयायियों ने, उपासक उपासिकाओं ने जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि मैं बोलने लगूँ तो और बहुत बोलूँगी, इसलिए शॉर्ट में मैं इतना ही बोलती हूँ। थैंक यू। अपकमिंग सेशंस और भी कोशिश करेंगे बनते रखने की। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए भी बहुत नई थी यार। अच्छा, अभी कुछ और साथी हैं, देखो अपन कोशिश करते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन